बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। बच्चों आज मैं लेकर आया हूँ महा मैराथन। बच्चों जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि एक मैराथन लेके आएंगे, एक नहीं तीन तीन मैराथन में लेके आऊँगा। ये मैराथन पशुपालन की है जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है बच्चों, जो कि आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इतना ज़रूर कहूँगा, यदि आप इस वीडियो को अंत तक यदि देख लेते हैं तो पशुपालन में आपको 70 में से 60 नंबर लाने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। मैं 10 नंबर एक्स्ट्रा लेके चलता हूँ इसलिए क्योंकि कई बार एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं, इसलिए मैं 100% नहीं कहता, फिर भी आपसे कह रहा हूँ कि 70 नंबर का आपका पेपर होगा जिसमें से 60 नंबर का आप इजी तरीके से इस वीडियो को देखकर कर पाएंगे। बच्चों लल्लन टॉप प्रश्न होने वाले हैं, सभी वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे आप वह सभी प्रश्न कर सकें जो आपके एग्जाम में सभी आएंगे। ठीक है बच्चों, पूरा वीडियो मैं आपको पढ़ाऊँगा शुरू से लेकर एंड तक। पहले चैप्टर से स्टार्ट करूँगा और बिल्कुल लास्ट के चैप्टर यानी 20 चैप्टर्स तक आपको पूरा कंप्लीट वीडियो इसमें कराऊँगा। बस आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बनी रहेगा। बच्चों पशुपालन के 12th एग्रीकल्चर की एक क्लास है पूरी आपकी, इससे बाहर कुछ नहीं है, बस इसको पढ़ लीजिए आप लोग, इतना तो आप कर ही सकते हैं। इस महा मैराथन को आप सफल बनाइए क्योंकि इस वीडियो को आपको वह सभी छात्रों तक पहुंचाना होगा जो अभी 12th की तैयारी कर रहे हैं, 12th की इनका एग्ज़ाम है। ठीक है बच्चों, तो अंत तक ज़रूर बने रहें आप हमारे साथ और पूरे क्वेश्चन आप लोग ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए ज़्यादा आपका समय मैं आप वैसे भी ख़राब नहीं करता हूँ, आपका समय ना खराब करते हुए इस वीडियो की हम लोग शुरुआत करेंगे। पशुपालन के सभी प्रश्न रहेंगे वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आंसर सहित। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, देखिए सबसे पहला प्रश्न है आदर्श राशन की गुणीय विशेषताएं लिखिए। बच्चों आदर्श राशन की गुणीय विशेषताएं क्या होती हैं? सबसे पहली विशेषता है कि आदर्श राशन पाचनशील होना चाहिए, आदर्श राशन जो है आपका स्वादिष्ट होना चाहिए, आदर्श राशन स्वच्छ होना चाहिए, आदर्श राशन सस्ता होना चाहिए और आदर्श राशन संतुलित होना चाहिए। तो ये जो वर्ड हैं इनको आपको याद रखना है, पाचनशील, स्वादिष्ट, स्वच्छ, सस्ता और संतुलित। बिल्कुल इजी तरीके से आप इस आंसर दे पाएंगे। आप लोग बस इतना सा इसको याद रखिएगा, आदर्श राशन की विशेषताएं। ठीक है बच्चों, चलिए समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं होगी इस वाले प्रश्न में। बात करेंगे आगे नेक्स्ट आपके प्रश्न की। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का क्वेश्चन है आपका पशु शरीर में प्रोटीन के कार्य या महत्व लिखिए। देखिए यदि इस क्वेश्चन को आप कर लेते हैं ना तो चाहे कार्बोहाइड्रेट का पूछ ले या वसा का, वो भी आप इसी प्रकार से इसका आंसर दे पाओगे। देखिए सबसे पहला है यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। जी हाँ, प्रोटीन पशु शरीर को एनर्जी देता है। प्रोटीन दूध, अंडा एवं मांस उत्पादन में भी सहायता करता है, बहुत ईजी है। यह शरीर की वृद्धि एवं विकास में सहायता करता है बच्चों। और नेक्स्ट है यह एंटीबॉडीज के निर्माण में भी क्या करता है बच्चों, सहायता करता है ये। ठीक है, और प्रोटीन और क्या करता है बच्चों, यह एंजाइम और जो हार्मोन्स होते हैं ना उनके उत्पादन में भी ये सहायक होता है। कौन? आपका प्रोटीन। तो प्रोटीन के पशु शरीर में क्या कार्य हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, इससे पहले वाला ये भी। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा होगा, कहीं भी किसी को समस्या नहीं होगी बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन मैंने ये वीडियो लेकर आया हूँ। आगे बात करूँगा निर्भय राशन किसे कहते हैं, इसके दो उद्देश्य लिखिए। तो निर्भय राशन क्या होता है, वह राशन जो किसी पशु को उसके शरीर की रक्षा के लिए दिया जाता है, निर्भय राशन कहलाता है। किसके लिए जाता है, ये आपको विशेष याद रखना होगा। पशु शरीर की रक्षा के लिए जो राशन दिया जाता है वह निर्भय राशन कहलाता है। और निर्भय राशन से पशु क्या होता है, ज्यों का त्यों जैसा का तैसा वो बना रहता है। जैसे उद्देश्य क्या होते हैं निर्भय राशन के, जैसे पशु को जुगाली करने के लिए, जुगाली आप जानते होंगे कि पशु रौंदता है, रौंद करता है, उसको जुगाली कहते हैं। रक्त संचार के लिए, अच्छी प्रकार से ब्लड का सर्कुलेशन हो सके, चलने फिरने के लिए और मल विसर्जन के लिए। तो बच्चों इन चीज़ों के लिए जो राशन दिया जाता है ना उसे हम लोग क्या कहते हैं, निर्भय राशन। और इस उद्देश्य के लिए दिया जाता है वही आपका निर्भय राशन, ये उद्देश्य होते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पशु को निर्भय राशन देते हैं। ठीक है, चलिए बात करेंगे आगे इसके ओटियों की। आपको पता है ओटी मैंने सभी लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी ओटियों में। आपको 3 क्वेश्चन मैंने इस चैप्टर के लिए हैं, आपको देख लिए आपने। 3 क्वेश्चन में से 100% आपको एग्जाम जो है एक क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसके ओटी आप लोग देख लीजिए। वसा में घुलनशील विटामिन जो हैं बच्चों ADE के, नेपियर घास, अंजन घास, दीनानाथ घास, ये सभी आपकी बहुवर्षीय घासें होती हैं।
1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, 1 ग्राम वसा से 9.3 कैलोरी ऊर्जा मिलती है और 1 ग्राम प्रोटीन से 4.5 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो ऊर्जा जरूर याद रखें। दुधारू गाय को 100 किलोग्राम शरीर भार पर 2.5 किलोग्राम शुष्क पदार्थ देना चाहिए। जी हाँ बच्चों, दुधारू गाय को 100 किलोग्राम शरीर भार पर कितना शुष्क पदार्थ देना चाहिए? 2.5 किलोग्राम, ये आपको याद रखना होगा। आगे यदि बात करें, पशु शरीर में 83% जल होता है। ये ध्यान रखें आप लोग, पशु शरीर में कितने प्रतिशत जल होता है? 83% जल होता है। बच्चों एक काम करते हैं अपन, चलिए OTU का अलग से वीडियो बना दूं तो कैसा रहेगा? OT के लिए मैं एक वीडियो और लेके आ जाऊँगा जिसमें पूर्ण OT आ जाएंगे, ठीक है ना। इसमें क्या करवाते हैं अपन, क्वेश्चन कर लेते हैं पूरे, है ना। क्या मैं सही कह रहा हूँ? ऐसा करना चाहिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को ऐसा करना चाहिए, क्योंकि OTU में ज़्यादा समय, इसमें वीडियो फिर ज़्यादा बहुत लंबा हो जाएगा, आपको देखने में भी समस्या आई। तो मैं OT पे एक और वीडियो अभी कुछ देर बाद डाल दूंगा। अभी पूरा पशुपालन के OT डाल दूंगा। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसके जो क्वेश्चन है वो आपको कंप्लीट करा देता हूँ पहले इस वीडियो में, ठीक है ना। ये क्वेश्चन की पूरी मैराथन हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब ये मैं जो है OT छोड़ रहा हूँ यहीं पे। अब जो OT नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे, ठीक है। सभी OT मिल जाएंगे पशुपालन के, ठीक है ना। तो अभी क्वेश्चन आंसर उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पशु खाद्य समस्या के निराकरण के उपाय लिखिए। तो पशु खाद्य समस्या के निराकरण के उपाय क्या हैं? सबसे पहला तो ये है कि पशु पोषण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जी हाँ, पशु भोजन की उपलब्धता में वृद्धि की जाए। जी हाँ बच्चों, पशु भोजन की जो उपलब्धता है उसमें वृद्धि की जाए, जिससे पशुओं को भोजन मिल सके। और पशु खाद्य समस्या का निराकरण और क्या कर सकते हैं? खाद्य संरक्षण की विधियों को अपनाया जाए। खाद्य संरक्षण का मतलब पशु जैसे चारा खाता है तो साइलेज और हे बनाने की जो विधियाँ है ना, उनको अपनाया जाए कुल मिलाकर के। अनुपयोगी पशुओं को गौशाला भेज करके उनकी संख्या कम की जाए। जी हाँ, जो अनुपयोगी पशु होते हैं उनको जो है गौशाला भेज दें, जिससे पशु संख्या कम हो जाए। और क्या कर सकते हैं? और हरे चारे के उत्पादन को बढ़ावा दी जाए, तो इससे हम लोग खाद्य समस्या का निराकरण कर सकते हैं। और केवल सिर्फ अच्छे पशुओं के विकास पर क्या दिया जाए? बल दिया जाए, जिससे हम पशु खाद्य समस्या का निराकरण अच्छी प्रकार से पा सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये पशु खाद्य समस्या के निराकरण के उपाय क्या होते हैं, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब बात करेंगे हम आगे नेक्स्ट आपके। अच्छा हाँ, एक चीज़ बता देता हूँ, यदि कोई बच्चा इस पूरी PDF चाहता है इस IMP क्वेश्चन की, तो बच्चों उसको पूरी PDF भी प्राप्त हो जाएगी। आप जो है हमें व्हाट्सअप पर आप अपनी PDF प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि उसका आपको थोड़ा सा पे करना होगा, ये मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ। तो थोड़ा सा पे करके आप PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। PDF यदि नहीं प्राप्त कर सकते हैं आप लोग, वीडियो को अंत तक देख ही रहे हैं तो फिर तो कोई दिक्कत आपको है ही नहीं। पूरा समझा भी रहा हूँ, पूरा पढ़ा भी रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन आपको मिल ही रहा है। और PDF चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा व्हाट्सअप पर आकर के, ठीक है। नंबर आपको मालूम है 7224002628 पर आप लोग अपनी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। ये बच्चों आप लोग अच्छी प्रकार से जानते हैं कि बहुत सारे बच्चों को मैं PDF प्रदान की है, मैंने बहुत सारे बच्चों ने ली भी है। तो यदि कोई बच्चा चाहता है कि मुझे PDF चाहिए तो बहुत कम पैसे में मैं आपको जो है उपलब्ध करा दूंगा ये PDF का पैसा मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि बच्चों PDF थोड़ा सा इसलिए पैसा रखना पड़ रहा है कि अगर फ्री में मैं दे दूँ तो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, उसकी रद्दी के भाव कुछ नहीं, मतलब नहीं पड़ेगा उसका। तो इसलिए मैं उसको थोड़ा सा पे ले रहा हूँ। इस चीज़ को आप लोग अपने बुरा ना माने, चूँकि उसका लेना ज़रूरी हो गया है इसलिए मैं ले रहा हूँ, बाकी तो कोई ऐसा कारण है नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करेंगे और IMP क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है IMP बच्चों, साइलेज के लाभ या महत्व लिखिए। साइलेज का क्या लाभ होता है, उससे क्या महत्व है इसका? बच्चों साइलेज का लाभ महत्व देखिए, साइलेज बनाने से वर्ष भर हमको हरा चारा प्राप्त होता है। दूसरा है, साइलेज खिलाने से पशुओं की दूध उत्पादन बढ़ जाता है। जी हाँ, अगर पशुओं को साइलेज खिलाते हो तो उससे पशुओं का क्या बढ़ जाता है? मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इसके बाद है, साइलेज स्वादिष्ट एवं पौष्टिक होती है क्योंकि उसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसलिए वह पौष्टिक भी होती है और खाने में स्वादिष्ट भी लगती है। और क्या लाभ होता है बच्चों? साइलेज में आग लगने का डर नहीं रहता, क्योंकि हरे चारे से बनाई जाती है तो साइलेज में आग लगने का क्या नहीं रहता? डर भी नहीं रहता है। पांचवा है बच्चों, वर्षा ऋतु में जब हे बनाना कठिन नहीं होता, इसको सही कर लेना। हे बनाना कठिन होता है तब हम साइलेज बनाकर पशु को खिला सकते हैं, क्योंकि वर्षा ऋतु में हम लोग क्या नहीं बना सकते? हे भी एक चारा होता है, आपको मालूम होगा इसके बारे में। तो हे बनाना कठिन होता है तब हम साइलेज बनाकर पशु को खिला सकते हैं। तो साइलेज का क्या लाभ, क्या महत्व है, वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे बच्चों, आपको मैंने इसका सॉल्यूशन करा दिया है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन की। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, हमारे देश में साइलेज के कम प्रचलन के कारण लिखिए। जी हाँ, हमारे देश में साइलेज का कम प्रचलन के कारण कौन कौन से हैं देखिए। सबसे पहला कारण तो ये है कि हमारे देश के किसान अशिक्षित हैं, वे साइलेज का नाम तक नहीं जानते हैं।
सही बात है, हमारे देश के किसान क्या हैं, पढ़े लिखे नहीं है। जब वो पढ़े लिखे नहीं है तो साइलेज का नाम भी नहीं जानते। तो पहला कारण तो ये है। दूसरा कम प्रचलन का कारण है बच्चों कि हमारे देश में हरे चारे का उत्पादन कम होता है। जी हाँ बच्चों, हमारे देश में क्या होता है, हरे चारे का जब उत्पादन कम होता है तो फिर हे और साइलेज हम बना ही नहीं सकते। तो ये भी एक समस्या है। जब चारे का उत्पादन नहीं होता तो कैसे बनाएं, ये भी एक समस्या है। तीसरा है कि साइलेज बनाने में चारा खराब होने का डर भी रहता है। कई बार क्या होता है, क्योंकि साइलेज हर कोई व्यक्ति नहीं बना सकता, उसके लिए बुद्धि चाहिए और बुद्धि के अलावा ज्ञान चाहिए, तो तभी हम लोग बनाते हैं। और यदि वो खराब हो गया चारा, कहीं कमी रह गई उसमें, तो सही बात है, चारा खराब होने का बहुत बड़ा डर बना रहता है। किसानों में तकनीकी ज्ञान का अभाव भी है। जी हाँ, किसान नहीं जानते हैं, टेक्निकल नॉलेज उनके पास नहीं है कि जिससे वो साइलेज बना सकें। तो इतने सारे कारण हैं हमारे यहाँ साइलेज के कम प्रचलन के। उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। अब बात करें हम नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट की, उत्तम साइलेज के गुण या विशेषताएं लिखिए। उत्तम साइलेज के क्या गुण विशेषताएं होते हैं बच्चों, देखिए आप लोग अच्छी प्रकार से इसको समझ सकते हैं। पहला है कि साइलेज का जो पीएच मान है वो इस याद रखना है 3.4 से 4.2 के मध्य होना चाहिए। साइलेज का जो पीएच मान है, उत्तम साइलेज का पीएच मान विशेष याद रखें तो वो कितना होना चाहिए, 3.4 से 4.2 होना चाहिए। दूसरा है साइलेज में अमोनिया नाइट्रोजन 10% से कम होना चाहिए। जी हाँ, साइलेज में जो अमोनिया नाइट्रोजन की मात्रा है वो कितनी होनी चाहिए, 10% से बच्चों कम होना चाहिए। इसके बाद साइलेज में किसी प्रकार की फफूंद नहीं होनी चाहिए, एक विशेषता है। जी हाँ, साइलेज का गुण और विशेषता तीसरी है कि साइलेज में किसी प्रकार का फंगस नहीं होना चाहिए। ठीक है, और चौथा है कि साइलेज स्वादिष्ट एवं पौष्टिक होना चाहिए। जी हाँ बच्चों, ऐसी फसल से बनाई गई हो जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्वों और वह पशुओं को खाने में भी कैसी लगी हो, स्वादिष्ट लगे। ठीक है ना। तो और पांचवा कौन सा है, साइलेज का रंग कैसा होना चाहिए, चमकदार होना चाहिए, देखने में ऐसे कैसी लगना चाहिए, चमकदार। तो ये उत्तम साइलेज के गुण या विशेषताएं होते हैं। बच्चों इस समय आप पढ़ रहे हो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपकी एग्जाम से पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतना अगर आप कंप्लीट कर लेते हो जितना मैं बता रहा हूं, तो आपको कहीं भी कोई किताब उठाने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी तैयारी बहुत बेहतर है तो भी आप इसको पढ़ें, बिल्कुल कमज़ोर है तो भी इसको आप लोग पढ़ें, क्योंकि ये आपके एग्जाम में बहुत ही काम आने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10वां। ही बनाते समय, 10वां तो नहीं मतलब आप उससे मतलब मत रखिए, आप तो सिर्फ क्वेश्चन देखिए। ही बनाते समय पोषक तत्वों की हानि किन कारणों से होती है। तो ही बनाते समय पोषक तत्वों की हानि के कारण निम्नलिखित हैं। सबसे पहला कारण है ही बनाते समय पत्तियों से झड़ने से पोषक तत्वों की हानि हो जाती है, क्योंकि पत्तियों में पोषक तत्व अधिक होते हैं। सही बात है, जब हम ये बनाते हैं तो आपको पता होगा कि ये सूखा चारा होता है, तो पत्तियां झड़ जाती हैं, और पत्तियां झड़ गई तो पोषक तत्वों की हानि हो जाएगी। क्यों, क्योंकि पत्तियों में ही पोषक तत्व पाए जाते हैं। दूसरा है, ये बनाते समय हरा रंग समाप्त होने से भी विटामिन ए की हानि हो जाती है। किसकी हानि, विटामिन ए की हानि हो जाती है। क्या होता है बच्चों, ये बनाते समय जो हरा पदार्थ होता है जैसे क्लोरोफिल, वो यदि समाप्त हो गया तो विटामिन ए की क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। तीसरा है, हे बनाते समय यदि, इसको सही कर लेना, हे बनाते समय वर्षा हो जाए तो अधिक नमी के कारण भी पोषक तत्व रिसाव के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। सही बात है, यदि हम लोग ये बना रहे हैं उस समय यदि बारिश हो जाए तो भी पोषक तत्व क्या हो जाते हैं, बह करके नष्ट, रिसाव द्वारा नष्ट हो जाते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन था, ये बनाते समय पोषक तत्वों की हानि किन कारण से होती है। आपने अच्छी प्रकार से इसको समझा। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तम ही की विशेषताएं लिखिए। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, उत्तम ही की विशेषताएं। तो सबसे पहला तो ये है कि हे में पत्तियां अधिक होनी चाहिए, क्योंकि पत्तियों में ही पोषक तत्वों की मात्रा होती है। सही बात है, पहली हे की विशेषता ये है कि जो हे आप बना रहे हो वो हे में पत्तियां अधिक होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए पत्तियां, इसलिए होना चाहिए क्योंकि पत्तियों में ही सबसे ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं। दूसरा है बच्चों, हे जो है धूल मिट्टी एवं खरपतवार रहित होना चाहिए। ये कैसी होनी चाहिए, किसी प्रकार की उसमें धूल मिट्टी नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार के खरपतवार उसमें नहीं होना चाहिए। ये जिस फसल की बनाई जाए उसकी उसमें महक आना चाहिए, विशेष याद रखना। ये मान के चलिए जिस फसल से बनाई जा रही है उसी की क्या आना चाहिए, उसमें गंध आना चाहिए या महक आना चाहिए। ये फफूंद रहित होना चाहिए, ये में किसी प्रकार का फंगस नहीं होना चाहिए। ये आपने देखा साइलेज का भी यही आपका क्या था, यही विशेषता थी। और हे में विशेष याद रखना 80 से 85% क्या होना चाहिए, शुष्क पदार्थ होना चाहिए। तो उत्तम ही की क्या विशेषताएं आपने अच्छी प्रकार से समझा बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके चल रहे हैं, बस आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। बढ़ते हैं आगे।
बात करेंगे आगे पशु चिकित्सा में उपयोग होने वाले यंत्रों के। तो बच्चों जो इंपॉर्टेंट यंत्र है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट है खुरैरा, इसको याद रखना। यह एक ब्रशनुमा यंत्र होता है बच्चों। ये 4 नंबर का चैप्टर है, आपको मालूम होगा। इसका उपयोग जनरली हम लोग पशुओं के शरीर पर किलनी, पिस्सू आदि सब सफाई कर ले करते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है खुरैरा, ध्यान रखें। और कैंची या प्रॉप, ये वैसे प्रॉप देख लेना आप लोग, ज़्यादा आईएमपी तो नहीं है, फिर भी एक घाव की गहराई मापने के लिए उसके अंदर हवा पहुंचाने का एक काम करता है प्रॉप, ध्यान रखें। और कैंची तो सब लोग जानते हैं, ये आपका ऑपरेशन के समय घाव के आसपास के मांस काटने के बल काम आती है। सिंपल से पॉइंट है, खुरैरा वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। आगे और बता रहा हूँ आईएमपी आपको, देखिए आप लोग। बट जो कैस्टेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें ये 4 दिख रहे हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आईएमपी। बड़े जो कैस्टेटर, कैथेटर, ट्रोकर कैनुला और स्पैचुला। देखिए बडेजो कैस्टेटर एक धातु का बना कैंचीनुमा यंत्र होता है बच्चों, और इसका उपयोग मोस्टली नर पशु को वधिया करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और कैथेटर क्या होता है बच्चों, इसका उपयोग जनरली पशु की रुकी हुई पेशाब जो होती है ना, उसको उतारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, कैथेटर, ठीक है। और ट्रोकर कैनुला क्या होता है बच्चों, ये आपका कीलनुमा यंत्र होता है, कैसा, कील का जैसे यंत्र होता है। और इसका उपयोग मोस्टली जब पशु को अफरा मतलब पशु को जब पेट फूल जाता है, उसको गैस बनती है ना, तो उससे गैस निकालने के लिए, पशु के पेट से गैस निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और स्पैचुला, इसका उपयोग दवाई मिलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है बडी जो कैस्टेटर, ध्यान रखें आप लोग, बडी जो कैस्टेटर आपका। इसके बाद मैं आपको बताऊं कैथेटर है बच्चों, बडी जो कैस्टेटर, कैथेटर और ट्रोकर कैनुला, ये 3 तो इतने इंपॉर्टेंट है। और स्पैचुला मैंने आपको बताया, ठीक है। आगे खुरैरा मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट आपको मैंने ये दी हैं, ये ध्यान रखना आप विशेषकर। अब औषधियों की भी मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पे औषधि आपकी दी गई, सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट मैं लेके आया हूँ पोटेशियम परमैंगनेट, इसको लाल दवा के नाम से जानते हैं। तो इसका उपयोग मोस्टली सांप के काटने पर विष के प्रभाव को कम करने के लिए किया जाता है, घाव धोने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखें। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट है कॉपर सल्फेट, जिसको नीला थोता या तूतिया के घोल से नाम से जाना जाता है। और बच्चों इसका उपयोग पशु के पेट के कीड़े मारने के लिए किया जाता है। इस दवा का उपयोग नीला थोता या तूतिया का घोल जिसको नाम से जाना जाता है, इसका उपयोग पशु के पेट के कीड़े मारने के लिए किया जाता है। और खुरपका मुंहपका जब पशु को रो जाता है, तो उसको फुटपाथ कराने के लिए भी आपका ये कॉपर सल्फेट का उपयोग किया जाता है। आगे अगर बात करें इंपॉर्टेंट की, जिसे आपका फिटकरी है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। फिटकरी आपका देख लीजिए, इसका उपयोग खून बहना रोकने के लिए, जब पशु को चोट लग जाती है तो खून बहना लगता है, तो फिटकरी का उपयोग करने से क्या होता है, उसके खून बहने को रोका जा सकता है, ठीक है। और दूसरा इसका उपयोग है कि पशु को उल्टी कराने के लिए भी हम लोग फिटकरी का उपयोग कर सकते हैं। बाकी आप लोग थोड़ा सा पोटेशियम नाइट्रेट, कलमी सोडा और मैग्नीशियम सल्फेट यानी मैक्सेल को भी याद रखें, क्योंकि इसका उपयोग बुखार कम करने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद फिनाइल देख सकते हैं, सब लोग जानते हैं फिनाइल के बारे में, इसको कभी गलत करके नहीं आएंगे बच्चे। इसका उपयोग मोस्टली पशुशाला की साफ सफाई, जी हाँ, इसका उपयोग मोस्टली किसके लिए, पशुशाला की साफ सफाई करने के लिए करते हैं। इसका उपयोग घाव के कीड़े मारने के लिए भी किया जाता है। इसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको खड़िया के नाम से जानते हैं, चौक जो आप लोग जानते होंगे, वह शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। दस्त यानी पेचिस के इलाज में भी ये काम आता है कैल्शियम कार्बोनेट। बोरिक एसिड, यह एक एंटीसेप्टिक होता है और इसका उपयोग घाव को सुखाने के लिए मोस्टली किया जाता है। इसके कारण घाव पर जो बैक्टीरिया होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो बच्चों ये आपकी जो दवाएं और आपकी जो यंत्र थे वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको करा दिए हैं। बढ़ेंगे हम लोग आगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं के बीमार होने के कारण। तो पशुओं के बीमार होने के कारण कौन कौन से हैं, आप लोग अच्छी प्रकार समझ सकते हैं। पहला तो है बच्चों, पशुओं को प्रतिकूल मौसम से बचाकर न रखने से भय बीमार हो जाता है। सही बात है, इसको भय कर लीजिए, ये वाला भय होगा। अगर पशु को प्रतिकूल मौसम का मतलब जैसे सर्दियों में यदि हमने उसकी रक्षा नहीं की तो वो खत्म मर सकता है, पशु बीमार हो सकता है, सॉरी। और आपका जैसे गर्मियों में ज़्यादा उसको आपने प्रोटेक्ट नहीं किया तो भी आपका बीमार हो सकता है। तो पहला कारण तो ये है। दूसरा पशु के बीमार होने का कारण है बच्चों कि पशु को यदि गंदा पानी, दूषित भोजन देने से भी पशु बीमार हो जाते हैं। दूसरा कारण क्या है कि पशु को गंदा भोजन देने से भी भाई बीमार हो जाता है, गंदा पानी पिलाने से भी भाई बीमार हो सकता है। तीसरा है बाहर से खरीदे गए पशु को सीधे ही अपने पशु के झुंड में शामिल करने से भी पशु बीमार हो सकते हैं। सही बात है, मान के चलिए आप कोई पशु है जो मेले से खरीद के लाए, यदि आपने उसकी जांच ना कराई, उसको जो है देखा नहीं अच्छे से और पशुओं में आपने मिला दिया और यदि उसको कोई बीमारी है तो और पशु भी हमारे बीमार हो सकते हैं। तो पशुओं को बीमार होने के कारण आपको अच्छी प्रकार से मैंने बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशु को बीमार से बचाने के उपाय, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। पशु को बीमारी से हम लोग किस प्रकार से बचा सकते हैं, देखिए पहला तो है कि बीमार पशु को क्या करें, स्वस्थ पशु से अलग कर देना चाहिए।
दूसरा है कि पशुशाला की साफ सफाई कीटाणुनाशक दवा से करना चाहिए। जो पशुशाला है उसकी साफ सफाई कीटाणुनाशक दवा से करना चाहिए। तीसरा है पशु को समय समय पर टीका लगवाना चाहिए। पशु को समय समय पर क्या लगवाना चाहिए? टीका लगवाना चाहिए। टीका मतलब जो वैक्सीन होती है, जैसे किसी भी बीमारी की वैक्सीन उसको हम लोग लगवा सकते हैं। चौथा है मरे हुए पशु को गाड़ देना चाहिए या जला देना चाहिए, जिससे उसका इन्फेक्शन ना फैले। ठीक है ना। तो ये होती है आपकी, कोई भी पशु है, कोई भी बीमारी है, यदि उसकी बचाव या रोकथाम पूछा जाए तो आप इस प्रकार से उसका आंसर दे सकते हो। ये वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। ठीक है ना। इसको आप अच्छी प्रकार से याद रखिएगा। ठीक है। अब बढ़ेंगे हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, खुरपका मुंहपका रोग के लक्षण लिखिए। देखो 2-2 नंबर के क्वेश्चन अगर बनते हैं तो इस प्रकार से कोई क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें से आएंगे, आपको पता है 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, जानकारी होगी आपको अच्छी प्रकार से। खुरपका मुंहपका रोग के लक्षण लिखिए। तो खुरपका मुंहपका रोग आप सब लोग जानते हैं और इसके लक्षण क्या हैं देख सकते हैं आप लोग। पहले तो पशु का तापक्रम इतने डिग्री हो जाता है, 105 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर बढ़ता है। देखो कोई भी पशु बीमार होता है या आप लोग भी बीमार होते हैं, सबसे पहले क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ जाता है। दूसरा है पशु के पैरों में छाले बन जाते हैं। नाम ही उसका खुरपका मुंहपका है, तो खुर जब पकते हैं तो छाले बन जाते हैं, जिससे पशु क्या होता है? लंगड़ाकर चलने लगता है। कैसे चलता है? लंगड़ाकर चलता है। पशु के मुंह में भी छाले बन जाते हैं, और जब छाले फूट जाते हैं तो वो किसका रूप ले लेते हैं? घाव का रूप ले लेते हैं। तो ये है खुरपका मुंहपका रोग के लक्षण, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग एग्जाम में इसको अच्छी प्रकार से लिख सकते हो। आगे है खुरपका मुंहपका का उपचार। तो किस प्रकार से हम लोग उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करें? 1% कॉपर सल्फेट, जिसमें मैंने बताया था कॉपर सल्फेट, जिसको नीलत होता है या तूतिया का घोल के नाम से जानते हैं, उसके क्या कराना चाहिए? फुटपाथ कराना चाहिए। फुटपाथ क्या होता है? सब लोग जानते हैं कि 1 मीटर लंबा चौड़ा एक गड्ढा खोदें, उसमें 1 फीट गहराई रखें और उसमें कीचड़ बना लें, पानी डाल लें और उसमें ये दवा डाल दें और उसमें से पशुओं को निकालें, जिससे उसके जो पैर हैं, उसके छाले हो रहे हैं ना, वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? वो कीचड़ लग जाएगा दवा के साथ, जिससे इस रोग को हम लोग उपचार कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यदि बात करें, खुरों को छालों की लाल दवा या फिनाइल से धोना चाहिए। जी हाँ। और मुंह के छालों पर सुहागा व शहद का 1:4 मिलाकर लगाना चाहिए। तो खुरपका मुंहपका रोग का हम इस प्रकार से उपचार कर सकते हैं बच्चों। आगे बात करें एपोथाइजेशन क्या है, तो एपोथाइजेशन सब लोग जानते हैं, यह पशु में एक प्रतिरक्षण विकसित करने की एक विधि है बच्चों, और यह खुरपका मुंहपका रोग में अपनाई जाती है। क्या होता है कि खुरपका मुंहपका जब पशु में रोग फैलता है, तो मान के चलिए कोई स्वस्थ पशु है, स्वस्थ पशु को क्या करना चाहिए? इस रोग से बचाने के लिए हम लोग एपोथाइजेशन करते हैं, जिसमें स्वस्थ पशु के लिए बीमार पशु के मुंह से थोड़ी सी लार लेते हैं और बीमार पशु से जो लार ली गई उसे स्वस्थ पशु के मुंह से लगा देते हैं। जिससे क्या होता है? इसमें थोड़ा सा विषाणु जो स्वस्थ पशु के शरीर में हल्का संक्रमण करता है, हल्का संक्रमण करेगा, जिससे इस रोग के विरुद्ध उसके अंतर्गत क्या उसकी इम्यूनिटी पावर, प्रतिरक्षा बढ़ जाएगी, विकसित हो जाएगी। इस क्रिया को ही हम लोग एपोथाइजेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इसको अच्छी प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं, पशु प्लेग रोग की रोकथाम या बचाव किस प्रकार से करेंगे। तो वही सिंपल सा क्वेश्चन है, बीमार पशु को स्वस्थ पशु से अलग कर देना चाहिए, पशु को अलसी का तेल पिलाना चाहिए, पशुशाला की कीटाणुनाशक दवा से साफ सफाई करना चाहिए और मरे हुए पशु को गाड़ दें या जला देना चाहिए। तो बच्चों ये तो आपने पहले ही पढ़ लिया था, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। किसी भी बीमारी की अगर बचाव रोकथाम पूछा जाए तो आपको इसी प्रकार से लिखना होगा। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दोनों में से एक आपको एग्जाम में 100% मिल जाएगा। देख लीजिए आप लोग, स्वस्थ पशु के लक्षण क्या होते हैं और अस्वस्थ पशु के लक्षण क्या होते हैं, बीमार पशु के, मतलब इनमें से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में 101% मिलने वाला है दोनों में से। देखिए सबसे पहला है बच्चों, पशु सामान्य रूप से जुगाली करता है। जब स्वस्थ होता है ना तो वो अच्छी प्रकार से जुगाली करता है। जुगाली का मतलब अच्छी प्रकार से रूमिनेंट करता है और कह सकते हैं रोतता है। रोतना बोलते हो गाँव में, क्या बोलते हो आपके हिसाब से। दूसरा है पशु का टेम्परेचर एवं श्वसन दर बिल्कुल सामान्य रहते हैं। जब पशु स्वस्थ होता है तो उसकी अच्छी प्रकार से नाड़ी गति भी चलती है, अच्छी प्रकार से टेम्परेचर भी रहता है, श्वसन दर भी उसकी अच्छी प्रकार से चलती है। और तीसरा है पशु चंचल एवं प्रसन्न दिखाई देता है। जब पशु स्वस्थ होता है तो वो चंचल एवं प्रसन्न भी हमको दिखाई देता है। तो ये स्वस्थ पशु के लक्षण और भी हम लोग अपनी तरफ से लिख सकते हैं, जैसा पूछा जाए वैसे। जैसे पशु एकदम फुर्तीला दिखाई देता है, पशु कान खड़े रहते हैं, पशु के मलमूत्र से गंध नहीं आती किसी प्रकार की। तो इस प्रकार से भी हम लोग पूरा स्वस्थ पशु के लक्षण लिख सकते हैं। जब हमको स्वस्थ पशु के लक्षण पता चल जाते हैं तो हम लोग अस्वस्थ पशु के लक्षण या बीमार पशु के लक्षण भी अच्छी प्रकार से लिख सकते हैं एग्जाम में, हमको वहाँ पर भी कोई समस्या नहीं आएगी। देखिए हम लोग अस्वस्थ पशु के बीमार पशु के लक्षण जब पढ़ते हैं, देखिए सबसे पहले बिल्कुल जैसे उल्टा कर दीजिए। बीमार पशु को जुगाली करना बंद कर देता है, वो रोता नहीं है, पचता नहीं है उसका भोजन। बीमार पशु की नाड़ी गति एवं श्वसन दर सामान्य नहीं रहती है और पशु के मलमूत्र में दुर्गंध आने लगती है। पशु जो है क्या होता है, पशु की त्वचा जो है फीकी पड़ जाती है,
पशु के कान लटक जाते हैं। आप ये आराम से लिख सकते हो, बहुत सिंपल। पशु जो भी चारा दाना खाना बंद कर देता है, तो ये अस्वस्थ पशु या बीमार पशु के लक्षण है, जो आपके एग्जाम के पर्पज से वेरी इंपॉर्टेंट है। दोनों को आप लोग अच्छी प्रकार से इनको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए पढ़ेंगे हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलघोंटू रोग के लक्षण लिखिए। बच्चों, गलघोंटू रोग के क्या लक्षण होते हैं आप अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। सबसे पहले तो गलघोंटू रोग से पहला लक्षण है कि पशु के गले में सूजन आ जाती है। जी हाँ, पहला लक्षण ये है कि पशु के गले में सूजन आ जाती है। दूसरा है बच्चों, पशु को सांस लेने में परेशानी आती है, कि नाम ही उसका गलघोंटू है, तो जब गले में सूजन आ जाएगी तो वो सांस ले नहीं पाएगा, उसको परेशानी आएगी सांस लेने में। तीसरा है पशु की जीभ भी सूज जाती है। जी हाँ, पशु की जीभ में भी क्या आ जाती है, सूजन या स्वेलिंग आ जाती है। पशु का टेम्परेचर बढ़ जाता है। जी हाँ, और कितना हो जाता है, 105 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक उसका टेम्परेचर पहुंच जाता है बच्चों। नेक्स्ट है, पशु को सांस लेते समय घुर घुर की आवाज़ भी आती है, क्योंकि जब सांस नहीं निकल पाती पशु की, तो घुर घुर की आवाज़ भी उसके गले से आती है। तो बच्चों, ये है गलघोंटू रोग के लक्षण, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप अच्छी प्रकार से याद रखिएगा। बढ़ेंगे हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थनैला रोग का उपचार या कंट्रोल लिखिए या ट्रीटमेंट लिखिए। तो थनैला रोग का जो कंट्रोल है वो है टीट साइपन से दूध निकालना चाहिए। टीट साइपन जानते हो, एक यंत्र होता है जो कि पशुओं के थनों से दूध निकालने के काम आता है। यदि पशु को थनैला रोग हो गया है तो पहला काम करें, उसके थनों से दूध निकाल लें। दूसरा है, पशु को पेंसिलिन, जो पेंसिलिन आपकी दवा होती है, एक एंटीबायोटिक दवा है, इसका हमको टीका लगाना चाहिए। और थनों पर एंटीबायोटिक क्रीम भी लगाना चाहिए। कौन सी क्रीम, थनों पर एंटीबायोटिक क्रीम भी हम लोग लगा सकते हैं। गर्म पानी, जिसको बोरिक एसिड या नीम की पत्तियों डालकर आयन को अच्छी प्रकार से साफ सफाई करना चाहिए। और डेप्सोन का तेलीय भाग थनों में लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, थनैला रोग जो होता है, इसको मैस्टाइटिस के नाम से जानते हैं, उसका ट्रीटमेंट या उपचार हम लोग इसी प्रकार से कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे, थनैला रोग का उपचार या नियंत्रण भी मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें टीट साइपन से दूध निकालना, पशु को पेंसिलिन का, अच्छा मैं आपको ये बता चुका हूँ। और लास्ट में मैं आपको बता रहा हूँ कि डेप्सोन का तेलीय घोल थनों पर लगाना चाहिए, ठीक है। चलिए, थनैला रोग की रोकथाम या बचाव वही है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। अस्वस्थ पशु को स्वस्थ पशु से अलग कर देना चाहिए। मरे हुए पशु को गाड़ या जला देना चाहिए। पशुशाला की साफ सफाई कीटाणुनाशक दवा से करना चाहिए। और बीमारी की जानकारी पास के पशु चिकित्सालय में देना चाहिए। तो ये सिंपल है, ठीक है। चलिए, लंगड़ी रोग के लक्षण, जो कि महत्वपूर्ण है। देखिए बच्चों, सबसे पहले पशु को किसी भी रोग के लक्षण आ जाए तो पहला पॉइंट तो आपको ये लिखना ही लिखना है कि पशु का ताप 105 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। अब लंगड़ी रोग में पशु लंगड़ा कर चलने लगता है। पशु की मांसपेशियों में सूजन आ जाती है। और सूजन दबाने पर, अगर सूजन हम लोग दबाएं तो चरचराहट की क्या आती है, आवाज़ भी आने लगती है। तो ये लंगड़ी रोग के लक्षण बहुत सिंपल है, ठीक है। एंथ्रेक्स रोग के लक्षण भी देख लीजिए। देखो, पहला पॉइंट वही है, पशु का ताप 105 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। एंथ्रेक्स रोग का दूसरा मुख्य लक्षण है कि पशु के जो प्राकृतिक छिद्र होते हैं, मुंह, नाक, मलाशय, इनसे क्या होता है, कोलतार जैसा द्रव, काला द्रव पदार्थ निकलने लगता है। पशु की पिलिया जो कि अंदर होती है वो बढ़ जाती है। और पशु की जो गिल्टियाँ जो कि हैं जबड़े के नीचे होती हैं, उनमें क्या जाती है, सूज जाती हैं, सूजन आ जाती है। तो एंथ्रेक्स रोग की ये प्रमुख लक्षण है, महत्वपूर्ण लक्षण है, और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखें। आगे हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों, पशु की जांच से आप क्या समझते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। पशु की जांच के अंतर्गत हम इस बात का पता लगाते हैं, इस बात का पता लगाया जाता है कि पशु में कौन से तो गुण हैं और कौन कौन से अवगुण हैं, जिससे पशु से अधिक उत्पादन किया जा सके। तो गुण और अवगुण का पता लगाना ही पशु की जांच कहलाता है, ठीक है ना। गुण अवगुण का पशु की पता करना ही क्या कहलाता है, पशु की जांच कहलाता है। अच्छा, इसके उद्देश्य क्या होते हैं, हम पशु का जो है जांच क्यों करते हैं। सबसे पहले है कि पशु की स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त करने के लिए, कि पशु की स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त हो जाए। दूसरा, पशु की उम्र की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग पशुओं की जांच करते हैं। दूसरा, पशु की नस्ल की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग पशु की जांच करते हैं। और चौथा जो उद्देश्य है कि पशुओं का आहार नियत करने के लिए हम पशु की क्या करते हैं, जांच करते हैं। तो पशु की जांच करने के हमारे क्या होते हैं, उद्देश्य होते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे सांड के लक्षण लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों।
तो सबसे पहला जो लक्षण वो है कि साँड़ नस्ल के अनुसार शुद्ध होना चाहिए। इसे मान के चलिए साँड़ ऐसी जैसे साहिवाल नस्ल का है तो प्योर साहिवाल का होना चाहिए। दूसरा है साँड़ की जो उम्र है वो 3 से 4 वर्ष होना चाहिए। कितनी होना चाहिए? साँड़ की जो उम्र है 3 से 4 वर्ष होना चाहिए। तीसरा है साँड़ की पिछली टांगें मजबूत होना चाहिए क्योंकि इनका प्रयोग होता है इसलिए। चौथा है साँड़ की आंखें भी कैसी होनी चाहिए? चमकीला होना चाहिए और साँड़ किसी प्रकार का उसमें रोग नहीं होना चाहिए, यानी रोग रहित होना चाहिए। तो अच्छे साँड़ के ये लक्षण है, ये आपको अच्छी प्रकार से याद रखना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उत्तम पशु या गाय या भैंस के उत्तम के आपको लक्षण लिखना है। सब लोग जानते हैं कि उत्तम गाय भैंस के किसी की भी पूछ ले जाए एग्जाम में तो आप लोग अच्छी प्रकार से इसका आंसर देंगे। सबसे पहले पशु का जो शरीर है वो त्रिभुजाकार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पशु का शरीर त्रिभुजाकार होना चाहिए, मतलब पीछे से 2 इस प्रकार से, आगे थोड़ा सा सकरा सा, इस प्रकार से आप लोग कह सकते हैं, ऐसे होना चाहिए। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट है इसके बाद पशु नस्ल के अनुसार शुद्ध होना चाहिए। वो तो साँड़ में भी हमने यही पढ़ा था और इसमें भी यही पढ़ रहे हैं। पशु का जो ऐन है, क्योंकि दुधारू पशु है, दुधारू पशु के लक्षण पूछे तो भी वही, दुधारू गाय की पूछे तो भी वही लक्षण, दुधारू भैंस की पूछे तो भी आपको यही लक्षण लिखना होगा। ऐन पर टेढ़ी मेढ़ी दुग्ध सिराएं होना चाहिए। ऐन पर क्या होना चाहिए? टेढ़ी मेढ़ी दुग्ध सिराएं होना चाहिए। तो उत्तम गाय भैंस के लक्षण या दुधारू गाय भैंस के लक्षण, ये आपने लक्षण अच्छी प्रकार से जान लिए। अब बात करें हम लोग अच्छे बैल के लक्षण। बैल और साँड़ में अंतर होता है, सब लोग जानते हैं। साँड़ का प्रयोग प्रजनन के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि साँड़ का उपयोग बैल का उपयोग खेती कराने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बैल की टांगें मजबूत होना चाहिए, और टांगें क्यों मजबूत होना चाहिए? क्योंकि इसको खेत में चलना होता है इसलिए। बैल बदिया होना चाहिए, ठीक है। और बैल की जो उम्र है वो 4 से 5 वर्ष होना चाहिए। साँड़ की उम्र 3 से 4 वर्ष होना चाहिए अच्छे साँड़ की, और जबकि अच्छे बैल के लक्षण है कि उसकी उम्र 4 से 5 वर्ष होना चाहिए। बैल की टांगें मजबूत होना चाहिए। बैल कैसा होना चाहिए? रोग रहित, किसी प्रकार का उसमें रोग नहीं होना चाहिए। तो ये आपके क्या होते हैं? अच्छे बैल के लक्षण हैं। उम्मीद करता हूँ सबने अच्छी प्रकार से समझ लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तम पशु के चयनकर्ता का या जो निर्णायक होता है उसमें कौन कौन से गुण होना चाहिए? उत्तम पशु चयनकर्ता के निर्णायक के गुण देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो जो निर्णायक होता है या चयनकर्ता होता है वो पशु की शारीरिक बनावट की उसको जानकारी होना चाहिए। दूसरा है निर्णायक को पशु की नस्ल की जानकारी होना चाहिए, कि जो निर्णय ले रहा है, चयन कर रहा है पशु का, तो पशु की नस्ल की जानकारी उसको होना चाहिए। निर्णायक योग्य एवं अनुभवी होना चाहिए, और निर्णायक को पशुपालन में इंटरेस्ट होना चाहिए, रुचि होना चाहिए। जैसे चाहे तो चयनकर्ता बोल सकते हैं, चाहे हम उसको निर्णायक कह सकते हैं। तो ये उस निर्णायक में गुण होना चाहिए, उसकी ये विशेषताएं होना चाहिए, ये सभी चीज़ों के बारे में। अच्छा बच्चों नेक्स्ट है आपका डेंटल पेड किसे कहते हैं? इसको भी आप लोग देख सकते हैं। गाय भैंस बकरी भेड़, इन पशुओं के ऊपरी जो जबड़ा होता है इसमें दांत नहीं होते हैं। जब दांत नहीं होते तो दांतों के स्थान पर एक कठोर दृढ़ मांसल पार्ट होता है, मांसल भाग होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? डेंटल पेड के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? याद रखना विशेषकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों मछली पालन के लाभ या महत्व लिखिए। मछली पालन का क्या लाभ होता है, क्या महत्व होता है, इसको आप लोग अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। सबसे पहले तो है बच्चों मछली पालन का महत्व निम्न प्रकार है, और देख सकते हैं आप लोग इसको। मछलियों से उत्तम कोटि का मांस प्राप्त होता है, सब लोग जानते हैं। जानते हैं कि नहीं? पहला लाभ ये होता है मछलियों से। दूसरा होता है मछलियों से गोंद प्राप्त होती है, तेल भी मछलियों से प्राप्त होता है, तो दूसरा लाभ ये है। तीसरा है कि मछलियों से खाद भी प्राप्त होती है, जिससे क्या होता है? जिसका उपयोग भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए किया जाता है। सही बात है, यदि इसकी खाद का उपयोग हम लोग कहाँ करें? खेत में करें, तो काफ़ी हमको फ़ायदा होता है, क्योंकि उसकी उर्वरता बढ़ जाती है। परिवार के सदस्यों को रोजगार की भी प्राप्ति होती है मछली पालन से। सही बात है, यदि आप मछली पालन करते हैं तो जो भी सदस्य होते हैं फैमिली के, उनको रोजगार भी मिल जाता है। तो मछली पालन के क्या लाभ या महत्व होते हैं? उम्मीद करता हूँ सभी छात्रों को अच्छी प्रकार से ये समझ में आ गया हो। ठीक है बच्चों, चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग आगे नेक्स्ट आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन की। कतला मछली की विशेषताएं लिखिए। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सब अच्छी प्रकार से इसको जानते हैं। सबसे पहला है बच्चों कतला जो मछली है इसकी विशेषता ये है कि यह सबसे तीव्र गति से वृद्धि करने वाली मछली है। जी हाँ, कतला मछली दुनिया की सबसे तीव्र गति से वृद्धि करने वाली मछली है।
और इसकी लंबाई लगभग 180 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? कतला मछली की जो लंबाई है वो 180 सेंटीमीटर होती है। तीसरा है, इनका जो शरीर होता है वो बड़े बड़े सल्क जो पंख टाइप में होते हैं ना, उनसे क्या होता है, घिरा रहता है या ढका रहता है, ये भी कह सकते हैं। कतला मछली का थूथन बड़ा होता है, मुंह चौड़ा होता है और ओंठ इसके क्या होते हैं, उभरे हुए रहते हैं। ठीक है ना। कतला मछली की ये आपकी विशेषता है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे रोहू मछली की विशेषताओं की बात कर रहे हैं। देखो, रोहू कतला में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में 101% मिलेगा, ये आप लोग अच्छी प्रकार से जानते हैं। देखो, रोहू मछली की विशेषता ये है कि यह जो मछली है ये कतला के बाद दूसरी सबसे तेज वृद्धि करने वाली मछली है। जी हाँ, ये जो रोहू मछली है आपकी, ये कतला के बाद दूसरी सबसे तेज वृद्धि करने वाली मछली है। ठीक है ना। इसके बाद इसके सल्क काले होते हैं, धूसर रंग के होते हैं। सल्क यानी जो ऊपर पंख टाइप में होते हैं। इनका जो शरीर होता है वो लंबा होता है और निचली सतह पर भूरे रंग की होती है। जो रोहू मछली होती है इनकी निचली सतह कैसी कलर की होती है? ब्राउन कलर की होती है। तो रोहू मछली की ये विशेषता है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे हम लोग आगे मछली पालन में आने वाली प्रमुख समस्याओं की। तो मछली पालन में प्रमुख समस्याएं कौन सी होती हैं? जैसे मछलियों में क्या होता है बच्चों, रोग फैलाने वाले कारकों से सुरक्षा प्रदान करने में समस्या आती है। मछलियों के प्राकृतिक शत्रुओं की समस्या रहती है, मछलियों को खा जाते हैं। मछलियों और भी जो मछलियाँ होती हैं वो खा जाती हैं, बगुला वगैरह, ये बड़ी समस्या होती है। भारतीय किसान के पास क्षेत्रफल कम होने की भी समस्या है कि उनके पास क्या नहीं है, क्षेत्रफल नहीं है कि वहाँ पर वो मछली पालन कर सके। और चौथा है कि मछलियों को संतुलित आहार उपलब्ध ना होता है। मछलियों को जब बैलेंस्ड डाइट जो होती है प्राप्त नहीं होती है, तो भी यह भी एक क्या मछलियों की प्रमुख समस्या है। ठीक है। तो मछली पालन में आने वाली प्रमुख जो समस्या है, उम्मीद करता हूँ सभी को पता चल गई होंगी। ठीक है। नेक्स्ट है, मछली बीज खरीदते समय कौन कौन सी सावधानियां रखना चाहिए। मछली बीज खरीदते समय कौन कौन सी सावधानियां रखना चाहिए। तो बच्चों, निम्नलिखित सावधानी रखना चाहिए। सबसे पहले सावधानी ये है कि मत्स्य बीज की जांच करना चाहिए, और यदि मत्स्य बीज का शरीर समरूपता हल्के नीले रंग का है तो बीज जो होता है वो स्वस्थ समझना चाहिए। दूसरा है बच्चों सावधानी कि ऐसा बीज खरीदना चाहिए जो तालाब में प्रतिकूल परिस्थिति मतलब ऐसी परिस्थिति जिसमें मछली रह भी नहीं सकती है, उस परिस्थिति में वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रजनन कर सके और अधिक से अधिक वृद्धि कर सके। तो मछली बीज खरीदते समय हमको इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग आगे नेक्स्ट आपके प्रश्न की ओर। अब आप बकरी से संबंधित क्वेश्चन देखिए। दुधारू बकरी की 4 नस्लों के नाम सब लोग जानते हैं। बीटल है, जमुनापारी, महसाना और मारवाड़ी, ये दुधारू बकरी की नस्ल हैं। दूध देने वाली बकरी की नस्ल ध्यान रखें, बीटल, जमुनापारी, महसाना और मारवाड़ी। बकरी को 4 विदेशी नस्लों के नाम ध्यान रखना। शानेन, ये विदेशी है, न्यूबियन, अल्पाइन और अंगोरा, ये चारों नस्लें ऐसी हैं जो कि विदेश की हैं। मांस के लिए पाले जाने वाली जिनसे सिर्फ मांस मिलता है उन बकरियों के नाम। तो बकरियों के नाम जैसे चेंगू से मांस मिलता है, ब्लैक बंगाल, गंजम और मलाबारी, ये आपकी चारों नस्लें हैं जिनसे हमको किसकी मांस की प्राप्ति होती है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्बरी बकरी की विशेषताएं लिखिए। सबसे पहली विशेषता यह है कि इसके कान छोटे व खड़े होते हैं। जी हाँ, बर्बरी बकरी की पहली पहचान ये है कि इसके जो कान होते हैं वो छोटे होते हैं और खड़े हुए कान होते हैं। दूसरा है बच्चों, इसका जो कलर होता है, रंग होता है, सफ़ेद होता है तथा उस पर कत्थई रंग के क्या पाए जाते हैं, धब्बे पाए जाते हैं। और इसका जो गर्भकाल 145 दिन का होता है तथा एक बार में ये 2 से 3 बच्चे पैदा करती है बर्बरी बकरी। चौथी विशेषता है कि ये खूंटे पर बंधकर चरना पसंद करती है। कहाँ पर? खूंटे पर बंधकर एक जगह रहकर, मतलब ये घूमना फिरना कम पसंद करती है। कुल मिलाकर के ये खूंटे पर बंधकर ही चारा चरना पसंद करती है। तो ये बर्बरी बकरी की प्रमुख विशेषताएं हैं, प्रमुख लक्षण हैं, प्रमुख सिम्टम्स हैं, विशेष आप लोग याद रखिएगा। देखो, विशेषताएं पूछें, गुण पूछें या लक्षण पूछें, आपको आंसर एक ही प्रकार से, इसी प्रकार से देना होगा किसी के भी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सानेन बकरी की विशेषताएं या लक्षण। सानेन एक विदेशी बकरी है, सब लोग जानते हैं। इसका मूल स्थान कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड है। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड इसका मूल स्थान या उत्पत्ति स्थान है। इसका जो रंग होता है या तो सफ़ेद होता है या क्रीम कलर का इसका रंग होता है। यह नस्ल संसार में दूध की रानी के नाम से जाने जाती है क्योंकि ये दुनिया में सबसे ज़्यादा
दूध देने वाली बकरी है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, दूध की रानी के नाम से इसको जाना जाता है। यह प्रतिदिन 2.5 लीटर दूध देती है। कितने लीटर दूध देती है बच्चों? यह प्रतिदिन 2.5 लीटर तक दूध आपको देती है। तो ये सानेन बकरी की प्रमुख विशेषता है, इनको अच्छी प्रकार से आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है गद्दी बकरी की विशेषताएं लिखिए या लक्षण। गद्दी बकरी की पहली विशेषता है बच्चों, ये मांस उत्पादन के लिए मुख्यतः पाली जाने वाली बकरी है और इसके शरीर पर 20 से 25 सेंटीमीटर लंबे लंबे बाल पाए जाते हैं। कितने लंबे? 20 से 25 सेंटीमीटर लंबे इसके शरीर पर बाल पाए जाते हैं। इसके बालों से रस्सियां तक बनाई जाती हैं। बताइए, गद्दी बकरी होती है ना, इसके बालों से क्या बनाई जाती हैं? विशेष याद रखना, रस्सियां भी बनाई जाती हैं। चौथा है, ये भार ढोने के काम भी आती है, वजन ढोने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये गद्दी बकरी होती है, इसके प्रमुख लक्षण है। उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट है बकरी पालन का महत्व। तो बकरी पालन का महत्व सब लोग जानते हैं कि बकरियों से दूध प्राप्त होता है, बकरियों से मांस प्राप्त होता है, खाल प्राप्त होती है और बाल की भी प्राप्ति होती है। बहुत अच्छा महत्व है, बहुत बड़ा लाभ है। बकरी पालन से उत्तम कोटि की खाद भी प्राप्त होती है, सब जानते हैं। और बकरी पालन से राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम में भी क्या होती है? ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है। तो ये बकरी पालन का महत्व है, बकरी पालन से लाभ होता है, सब लोग अच्छी प्रकार से इसको जानते हैं, कभी क्वेश्चन यहां से गलत नहीं होता है। ठीक है, बात करेंगे हम लोग आगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दही के अवगुण लिखिए। दही में कौन कौन से अवगुण? देखो, गुण अवगुण बहुत अच्छे प्रश्न। देखिए आप लोग दही के अवगुण यहां से देख सकते हैं। सबसे पहला अवगुण है कि दही खट्टा हो जाना। दही खट्टा हो जाता तो ये किसका अवगुण है? दही से पानी बाहर निकलना। यदि दूध को जो है ना हम लोग गर्म करके अगर दही नहीं बनाते हैं तो दूध में पानी निकलने की समस्या, बाहर निकलने की समस्या रहती है। तीसरा है दही का ठीक प्रकार से ना जमना। जब दही ठीक प्रकार से नहीं जमता है तो ये भी इसका अवगुण है। और दही में अधिक एसिडिटी, अम्लता हो जाती है। दही की सतह पर फफूंद जम जाना, ये आपके दही के क्या होते हैं? अवगुण होते हैं। अवगुण तो सब लोग जानते हैं, बुराई जो होती है ना, वो दही में कौन कौन सी होती है ये मैंने आपको बता दी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है दही की खाद्य महत्वता। देखो, दही की खाद्य महत्वता का मतलब ये है कि दही खाने से हमको क्या लाभ होता है। पहला ये है कि दही से दूध, दही जो होता है ना, ये दूध से अधिक पाचक होता है। दूध यदि आप लोग उपयोग करेंगे और दही उपयोग करेंगे तो दही जल्दी पच जाएगा। यदि हम लोग देखें तो दही शरीर में ठंडक पैदा करता है। दही अनेक रोगों में औषधि का कार्य करता है। और दही पेट, जैसे पेट दर्द होता है तो पैचिस, दस्त, इनके इलाज में बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है। तो ये दही की क्या होती है? खाद्य महत्ता होती है बच्चों। दही खाने से इतने सारे लाभ होते हैं। नेक्स्ट है अच्छे दही की विशेषताएं या गुण लिखिए। जो अच्छा दही होता है उसमें कौन कौन से गुण होते हैं, कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, इसको आप लोग अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। सबसे पहले ये है कि दही में 0.65 से 0.75% अम्लता, एसिडिटी होना चाहिए। दही में खट्टेपन की गंध नहीं आना चाहिए। दही जो होता है अच्छा दही, उसमें किसी प्रकार के खट्टेपन की गंध नहीं आना चाहिए। दही में सुवास आनी चाहिए। सुवास मतलब अच्छी प्रकार की गंध आना चाहिए, अच्छी प्रकार की उसमें क्या आना चाहिए? खुशबू आना चाहिए, हम लोग कह सकते हैं। और दही में खुशबू क्यों आती है? डाइएसिटाइल के कारण आती है, ये आप लोग अच्छी प्रकार से जानते हैं। चौथी जो विशेषता है अच्छे दही की वो ये है कि दही की सतह पर मलाई जमी होना चाहिए। मलाई सब लोग जानते हैं कि ऊपर जो फैट जो होता है उसकी लेयर जमा हो जाती है और इसे हम लोग मलाई के नाम से जानते हैं। तो अच्छी दही की क्या विशेषताएं, गुण होते हैं, उम्मीद करता हूं सभी को अच्छी प्रकार से समझ में आ गए हो। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, अच्छे जामन की विशेषता। जामन और दही में बहुत अंतर होता है, ध्यान रखें। अच्छे जामन की क्या विशेषताएं समझिए आप लोग। अच्छे जामन की विशेषताएं जब हम लोग बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको माना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें। देखिए सबसे पहला तो है कि जामन जो है ना, जामन में स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस जो जीवाणु होता है ना वो होना चाहिए, क्योंकि यही तो होता है जो जीवाणु जो कि दूध को दही में बदलता है। दूसरा है जामन में दुर्गंध पैदा करने वाले जीवाणु नहीं होना चाहिए, विशेष याद रखें। जामन में 0.8 से 0.9% एसिडिटी होना चाहिए, क्योंकि दही की थी 0.65 से 0.75, लेकिन जामन की थोड़ी सी ज़्यादा अम्लता होना चाहिए, 0.8 से 0.9%। और जामन सब लोग जानते हैं क्या होता है, जैसे दूध से दही बनाते हैं ना तो थोड़े से 2% जो मात्रा डालते हैं ना वो जामन होता है, ठीक है ना।
जामन का पीएच मान 4.1 से 4.3 होना चाहिए और जामन प्रबल एवं शीघ्र अम्लता पैदा करने वाला होना चाहिए। ठीक है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये मैंने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह सभी प्रश्न मैंने लिए हैं एग्जाम में, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसको आप लोग अच्छी प्रकार से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करेंगे दही के उपयोग। तो सब जानते हैं कि दही सुपाच्य होता है, जल्दी पच जाता है, पेट की गर्मी को यह शांत कर देता है। दही में आवश्यक खनिज पाए जाते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, और ये शरीर में स्फूर्ति और बल को ये बढ़ाता है। ये दही के उपयोग होते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मुर्गी पालन का महत्व या लाभ लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है। तो मुर्गी पालन का महत्व क्या है? सबसे पहले तो है बच्चों, मुर्गियों से उत्तम कोटि का मांस प्राप्त होता है, सब जानते हैं। मुर्गियों से उत्तम कोटि की खाद प्राप्त होती है, ये भी सब जानते हैं। मुर्गी पालन से परिवार के जो लोग होते हैं उनको रोजगार की प्राप्ति होती है, उनको रोजगार मिल जाता है। मुर्गी पालन से किसान की आय एवं राष्ट्रीय जो आय होती है उसमें क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। मुर्गियों के मांस में खनिज लवण, विटामिन, वसा, प्रोटीन ये आपके उचित मात्रा में पाए जाते हैं। जो व्यक्ति मुर्गियों के मांस का उपयोग करते हैं उनको ये खनिज, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट ये सभी की प्राप्ति हो जाती है। तो मुर्गी पालन का महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखिएगा। 5 नंबर में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। मुर्गी पालन के सिद्धांत क्या है बच्चों? सबसे पहला सिद्धांत है कि हमेशा अच्छी हेचरी से मुर्गियाँ खरीदना चाहिए। अच्छी हेचरी का मतलब होता है जहाँ पर अच्छे चूजे प्राप्त होते हो वहाँ से। हमेशा टीका लगी, जिनको वैक्सीन लगी हो वही मुर्गी खरीदना चाहिए। तीसरा है मुर्गियों का बीमा कराना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मुर्गियाँ मर जाती हैं तो उनका कम से कम क्लेम करके बीमा प्राप्त किया जा सके। चौथा है बीमार मुर्गियों को स्वस्थ मुर्गियों से अलग कर देना चाहिए। जी हाँ, यदि कहीं बीमारी फैल रही है तो स्वस्थ मुर्गी है ना, उनको अलग कर देना चाहिए। पांचवा, हमेशा एक ही वंश के मुर्गी एवं मुर्गे खरीदना चाहिए। जिनका वंश क्या हो, एक ही वंश हो, तो उस एक ही वंश के मुर्गी एवं मुर्गे खरीदना चाहिए, रखना चाहिए। छठवा है एक मुर्गे के साथ 8 से 10 मुर्गी रखना चाहिए। कितनी मुर्गी रखना चाहिए? एक मुर्गे के साथ 8 से 10 मुर्गी रखना चाहिए। तो ये मुर्गी पालन के प्रमुख सिद्धांत हैं, इनको आप अच्छी प्रकार से याद रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है अंडे सेने की प्राकृतिक विधि के लाभ लिखिए। अंडे सेना क्या हो जाता है कि अंडे से चूजे निकालने की जो विधि होती है उसे अंडे सेने के नाम से जाना जाता है। इसके प्राकृतिक जो विधि होती है उसके क्या लाभ हैं? तो देखिए आप लोग, प्राकृतिक विधि से जब अपने आप चूजे निकलते हैं, मुर्गियाँ जब अंडे पर बैठती हैं तो अंडों से चूजे निकलते हैं, तो इसको प्राकृतिक विधि कहते हैं। इसमें सबसे पहले विधि की यह विधि सरल है और अंडे सेने में खर्च कम आता। सही बात है, इसमें तो कोई खर्चा आता नहीं है। मुर्गी अंडों पर बैठेगी, चूजे निकले 21 दिन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, खर्चा आएगा ही नहीं। यह विधि छोटे मुर्गी पालकों के लिए बहुत अच्छी है। सही बात है, जिनके पास कम मुर्गियां हैं उनके लिए यह मेथड बहुत ही बेहतर माना जाता है। इस विधि में मुर्गी अंडे सेने के साथ साथ चूजों को पालन पोषण का भी काम करती है। सही बात है, मुर्गियों को क्या करती है? उन चूजों को पालने का काम भी वही मुर्गी करती है। इसमें अंडा सेने के लिए अलग से स्थान की आवश्यकता नहीं होती। सही बात है, जहाँ पर अंडा सेगी वहीं पर बैठेगी, वो कम स्थान की आवश्यकता होगी, ज़्यादा स्थान की इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है आपका पांचवा, इस विधि से अंडे सेने के लिए किसी भी उपकरण, जी हाँ किसी भी यंत्र की आवश्यकता भी नहीं होती है। तो अंडे सेने की जो प्राकृतिक विधि के जो लाभ हैं, उम्मीद करता हूँ सभी छात्रों को अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। बेहतरीन आपकी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इनक्यूबेटर का उपयोग करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखना चाहिए। बच्चों इनक्यूबेटर क्या होता है? इनक्यूबेटर एक मशीन होती है जिससे अंडों से चूजे निकलवाने की मशीन होती है, जो कि कृत्रिम मेथड कहते हैं कुल मिलाकर के वो। तो उसका हम उपयोग करते थे, कौन कौन सी सावधानियां रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले इनक्यूबेटर का तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। दूसरा है इनक्यूबेटर में आर्द्रता यानी नमी 60% होना चाहिए। तीसरा है इनक्यूबेटर में उचित वायु संचार होना चाहिए। चौथा है बच्चों आपका, चौथी जो सावधानी है वो है कि इनक्यूबेटर में 21% ऑक्सीजन होना चाहिए। मतलब जो वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन होती है ना, उतनी ऑक्सीजन आपके इनक्यूबेटर के अंदर होना चाहिए। पांचवा है बच्चों आपका, इनक्यूबेटर में 0.3% से अधिक CO2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि वायुमंडल में भी आपको पता है कि 0.3% से अधिक CO2 नहीं होता। तो इस प्रकार से वही माहौल, वही पूरी सिचुएशन आपकी कहाँ पर होना चाहिए? उस इनक्यूबेटर के अंदर होना चाहिए।
छठवा है इंक्यूबेटर में अंडों को 24 घंटे में कितनी बार, 4 बार पलटना चाहिए। 24 घंटे में 4 बार उनको इधर से उधर पलटना चाहिए। ठीक है, तो इंक्यूबेटर का उपयोग करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी सावधानी रखनी है, उम्मीद करता हूं सभी को अच्छी प्रकार से समझ में आ गई। इन सभी बातों का अपन को याद रखना होगा। आगे बात करते हैं अंडज उत्पत्ति के लिए अंडों का चयन करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। मतलब अंडज उत्पत्ति का मतलब क्या होता है, अंडों से चूजे प्राप्त करने का। जब हम अंडों से चूजे प्राप्त करते हैं तो अंडों का सिलेक्शन करते हैं, तो सिलेक्शन करते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहली बात याद रखनी है बच्चों कि अंडों के निषेचन की जानकारी होना चाहिए। जी हाँ, ये पता होना चाहिए कि जो अंडा है ना, ये फर्टाइल है अनफर्टाइल है। ये फर्टाइल है मतलब निषेचित, इसमें चूजा बनेगा कि नहीं बनेगा ये जानकारी होनी चाहिए। पहली बात अंडा खरीदते समय। दूसरा है अंडा 1 सप्ताह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। जहाँ से आप अंडा ले रहे हो तो ऐसा ना हो कि अंडा बहुत दिन पुराना है, नहीं, 1 सप्ताह से ज़्यादा पुराना अंडा हमको नहीं लेना चाहिए। तीसरा है अंडा गहरे भूरे रंग का होना चाहिए। जो भी अंडा आप ले रहे हो उसका जो कलर है वो गहरा भूरा होना चाहिए। और अंडे का वजन 55 से 57 ग्राम होना चाहिए। और अंडा कैसा होना चाहिए, चमकदार होना चाहिए। तो ये अंडज उत्पत्ति के लिए अंडों का जब हम चयन करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, तो हमें इतनी बातों का ये ध्यान रखना होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों डीप लिटर प्रणाली के लाभ। डीप लिटर जो प्रणाली होती है मुर्गियों के रहने की, उसके क्या लाभ है। सबसे पहले बात है कि परजीवियों की समस्या नहीं रहती है। सही बात है बच्चों, डीप लिटर प्रणाली में जो परजीवी रहते हैं जैसे आपकी किलनी है, जूं है, इनकी समस्या नहीं रहती। दूसरा है इससे अच्छी प्रकार की खाद तैयार होती है। डीप लिटर प्रणाली जो मुर्गियों को रहने की एक कुक्कुटशाला होती है ना, उसमें ये जो डीप लिटर प्रणाली है जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, गहरी बिछावन पद्धति कहते हैं, उसका दूसरा लाभ ये है कि अच्छी प्रकार की हमको खाद की प्राप्ति हो जाती है। तीसरा है मुर्गियों का स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहता है। मुर्गियों का जो स्वास्थ्य होता है वो भी कैसा बना रहता है, इस पद्धति में, इस कुक्कुटशाला में मुर्गियों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा बना रहता है। तो ये डीप लिटर प्रणाली के लाभ। अब अच्छे फीडर की विशेषताएं क्या है, तो पहले तो ये जानना जरूरी है कि फीडर होता क्या है। तो बच्चों फीडर होता है मुर्गियों को खाने का बर्तन, ठीक है ना। तो अच्छे फीडर की पहली विशेषता ये है कि आहार अधिक मात्रा में नष्ट नहीं होना चाहिए। जो फीडर है ना उसकी विशेषता पहली ये है कि उसमें जो आहार रख रहे हो ना आप लोग, वो नष्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा है मुर्गियों के पैर आहार का जो फीडर है उसमें नहीं जाना चाहिए। और बर्तन की सफाई आसानी से की जा सके, इस प्रकार का फीडर होना चाहिए। तो एक अच्छी फीडर की ये विशेषता। 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, आपको मालूम है यहाँ से पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग इसको जरूर अच्छी प्रकार से याद रखिएगा। नेक्स्ट है आदर्श कुक्कुटशाला के कोई 2 गुण। तो आदर्श कुक्कुटशाला यानी अच्छी कुक्कुटशाला जो होती है उसके कौन कौन से जो गुण होते हैं उनको समझिएगा आप लोग। सबसे पहला गुण तो ये है बच्चों, मुर्गीशाला जो होती है वो धरातल से 2 फीट ऊंची होना चाहिए। कितनी फीट, 2 फीट ऊंची होना चाहिए। आदर्श कुक्कुटशाला यानी अच्छी कुक्कुटशाला धरातल से 2 फीट ऊंची होना चाहिए। दूसरा है वायु के आवागमन के लिए पर्याप्त व्यवस्था होना चाहिए। दूसरा जो गुण है अच्छी कुक्कुटशाला का वो ये होना चाहिए कि उसमें अच्छी प्रकार से वायु इधर से उधर जा सके, उसमें अच्छी प्रकार की आवागमन के लिए पर्याप्त व्यवस्था होना चाहिए। कुक्कुटशाला में सभी आवश्यक उपकरण होना चाहिए, जिनकी आवश्यकता पड़ती है वो सभी उपकरण उस कुक्कुटशाला में होना चाहिएगा। ठीक है, इसके बाद मुर्गीशाला में कृत्रिम रोशनी के लाभ। मुर्गीशाला में कृत्रिम रोशनी के कौन कौन से लाभ होते हैं उनको आप लोग समझ सकते हैं। कृत्रिम रोशनी जैसे हम कुक्कुटशाला होती है उसमें बल्ब जो लगा देते हैं उससे क्या लाभ होता है। तो पहला लाभ तो ये होता है कि उनके जनन अंग जो होते हैं ना वो उत्तेजित हो जाते हैं, जिससे अंडे अधिक मिलते हैं। सबसे पहला जो लाभ है वो यही है। दूसरा है धूप की कमी दूर हो जाती है बच्चों। धूप जो होती है ना उसकी कमी क्या हो जाती है, दूर हो जाती है, क्योंकि उनकी धूप को फिर जरूरत नहीं पड़ती है, वही कृत्रिम रोशनी से काम चल जाता है। तीसरा है मुर्गियों की पाचन क्रिया ठीक चलती है। जी हाँ, कृत्रिम रोशनी से मुर्गियों की जो पाचन क्रिया होती है वो ठीक प्रकार से चलती है। ठीक है ना, ये चीज़ आपको याद है। तो मुर्गीशाला में कृत्रिम रोशनी के क्या लाभ हैं, उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छी प्रकार से ये समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पिंजरा प्रणाली किसे कहते हैं। तो जिस प्रकार से गहरी बिछावन पद्धति होती है उसी प्रकार से पिंजरा प्रणाली भी होती है। तो मुर्गियों को पिंजरे में पालने के तरीके को ही हम लोग पिंजरा प्रणाली के नाम से कहते हैं। केज सिस्टम के नाम से इसको जाना जाता है इंग्लिश में, केज सिस्टम, इसको याद रखिएगा। अच्छा, इसके लाभ क्या होते हैं, देखिए सबसे पहला तो ये लाभ है कम जगह में अधिक से अधिक मुर्गियाँ पाली जा सकती हैं। दूसरा है अंडा गंदा होने व फूटने का डर नहीं रहता है। अंडा जो होता है ना तो गंदा होता है ना फूटने का इसमें डर रहता है। और तीसरा है
मुर्गियों से कोमल मांस की प्राप्ति होती है। कोमल मतलब मुलायम जो होता है, सॉफ्ट मीट इससे प्राप्त होता है पिंजरा प्रणाली में मुर्गियों से। ठीक है, चलिए अब आगे बात करेंगे हम लोग अंडा उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करेंगे बच्चों। तो अंडा उत्पादन को कौन कौन से जो कारक हैं वो प्रभावित करते हैं, देखिए आप लोग। सबसे पहला तो है बच्चों संतुलित आहार की कमी। मुर्गियों को यदि संतुलित आहार ना मिले तो अंडा उत्पादन कम हो जाता है, सही बात है। दूसरा है मौसम परिवर्तन के कारण। मौसम परिवर्तन के कारण भी अंडा उत्पादन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तीसरा है बीमारियां। तो बच्चों मुर्गियों में बीमारियों के कारण भी अंडा उत्पादन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। चौथा है आहार में कैल्शियम की कमी। तो मुर्गियों के आहार में यदि कैल्शियम की कमी हो जाए तो भी अंडा उत्पादन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्योंकि आपको पता है कि अंडे का जो कवच होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट के बना होता है। यदि मुर्गियों के आहार में हम लोग कैल्शियम नहीं देंगे तो मुर्गियों का अंडा उत्पादन ऑटोमेटिकली घट जाएगा। तो अंडा उत्पादन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, उम्मीद करता हूँ सभी छात्रों को अच्छी प्रकार से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं हम विटामिन के कार्य एवं कमी के लक्षण। लिखिए मुर्गियों में कौन विटामिन के कार्य क्या होते हैं और उनकी कमी के लक्षण क्या होते हैं। सब लोग जानते हैं कि ये विटामिन ए जैसा होता है, ये नेत्र की दृष्टि को बढ़ाता है, यह शरीर की वृद्धि के लिए भी आवश्यक होते हैं विटामिन। अच्छा, कमी के लक्षण क्या होते हैं, जैसे विटामिन इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाएगा और इसकी कमी से मुर्गियों की वृद्धि भी रुक जाएगी। विटामिन डी के कार्य है मुर्गी की हड्डी को मजबूत बनाता है, यह अंडे के कवच के निर्माण में भी क्या करता है, सहायता करता है। विटामिन ए सब जानते हैं। मुर्गी आहार में फैट के प्रमुख कार्य क्या हैं, जैसे आपने देखो पहले चैप्टर में भी ये चीज़ पढ़ी, तो यहाँ से भी आप लोग कर सकते हो। मुर्गी आहार की जगह अगर पशु आहार आया तो भी आप इस क्वेश्चन को सही कर लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। सेम टू सेम वही लिखना है कि है मुर्गी के शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, पशु आया तो पशु की लिख देना। दूसरा है 1 ग्राम वसा से इतनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, 9.3 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है 1 ग्राम वसा का अगर उपयोग करती है मुर्गियाँ हो चाहे पशु। यह मुर्गी के शरीर की वृद्धि एवं विकास में सहायता करता है। यह वसा बिले विटामिन की, अब जैसे वसा बिले विटामिन कौन कौन से होते हैं, ए डी ई के। अनेक विटामिन जो होते हैं ना, ये फैट सोलुबल विटामिन होते हैं और यह शरीर के टेम्परेचर को भी नियंत्रित रखता है। तो फैट के ये कार्य है। ये क्वेश्चन आप लोग पशु आहार में भी पूछा जाए, यहाँ पर भी पूछा जाए, तो इसका आंसर आप कभी भी गलत नहीं करोगे, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए मुर्गी आहार में कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य, बिल्कुल वही क्वेश्चन सेम टू सेम है। ये पशु आहार से भी पूछ रहा है तो वहाँ भी आप लोग गलत नहीं करना है इसको, अगर वहाँ भी पूछ लिया। मुर्गी आहार में कार्बोहाइड्रेट क्या कारण है बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है। यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, यह मुर्गियों की वृद्धि विकास में सहायता करता है, यह टूटे फूटे ऊतक जो होते हैं उनकी मरम्मत करता है और यह नए ऊतकों के निर्माण में क्या करता है बच्चों, सहायता करता है और यह मुर्गियों में अंडा एवं मांस उत्पादन को भी बढ़ाता है, उत्पादन में सहायता ही करता है। तो ये आपके कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य हैं। उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। आगे कैल्शियम और फास्फोरस की कमी के लक्षण देख लीजिए। मुर्गियों में यदि कैल्शियम एवं फास्फोरस की कमी हो जाए तो कौन कौन से लक्षण हमको दिखाई देंगे, देखिए आप लोग। सबसे पहला है इसकी कमी से अंडा उत्पादन कम हो जाता है बच्चों, इसकी कमी से अंडा उत्पादन कम हो जाता है, कैल्शियम फास्फोरस की कमी से। कैल्शियम की बात करें यहाँ पे, इसकी कमी से मुर्गियों के शरीर की वृद्धि रुक जाती है, इसकी कमी से मुर्गियों की हड्डियाँ भी क्या हो जाती हैं बच्चों, कमज़ोर हो जाती हैं कैल्शियम की कमी से, सही बात है। फास्फोरस की कमी से क्या होता है, सबसे पहले फास्फोरस की कमी से मुर्गियों का जो डेवलपमेंट होता है, विकास, वो रुक जाता है, मुर्गियाँ पूरी तरीके से कमज़ोर हो जाती हैं और उनका अंडा उत्पादन भी क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। या ऐसे कह सकते हैं कि मुर्गियों का अंडा उत्पादन घट जाता है। तो मुर्गी आहार में कैल्शियम फास्फोरस का कितना महत्व है आप लोग अच्छी प्रकार से समझा। क्या लक्षण कमी के, अगर कैल्शियम फास्फोरस की हो जाती है तो क्या लक्षण दिखाई देते हैं, ये भी आपने अच्छी प्रकार से जान लिया हो। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसमें बने, कोई दिक्कत इसमें है नहीं है। ये क्वेश्चन आप पढ़ लेना, आपको पूरा जो है सिस्टम समझ में आ जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुर्गियों को बाह्य परजीवी से बचाने के उपाय लिखिए। तो बाहरी परजीवी जैसे जो होते हैं जूं, किलनी, पिस्सू, तो इनसे बचाने के लिए हम लोग मुर्गियों को क्या कर सकते हैं, देखिए। सबसे पहले तो है कि मुर्गियों को उम्र के अनुसार अलग अलग समूह में रखना चाहिए। जैसे आपकी 2 महीने की मुर्गी है तो अलग रखना चाहिए उसके लिए, 45 दिन की है तो अलग, 20 दिन की है तो अलग, इस प्रकार से कुल मिलाकर उनका अलग अलग उनको समूह में रखना चाहिए। दूसरा है मुर्गीशाला को शुष्क रखना चाहिए, मतलब शुष्क का मतलब होता है सूखा, क्योंकि गीलेपन में सबसे ज़्यादा परजीवी जो है आते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। मुर्गियों को संतुलित आहार देना चाहिए, जी हाँ, बैलेंस्ड डाइट होती है वो मुर्गियों को खिलाना चाहिए। नई खरीदी गई मुर्गियों को अन्य मुर्गियों से 10 से 15 दिन अलग रखना चाहिए। विशेष याद रखना, अगर मुर्गी कहीं मेले से खरीद के लाए हो तो जो हमारी पहले से मुर्गी है तो उनसे उनको अलग रखना चाहिए 10 से 15 दिन तक। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है मुर्गीशाला में प्रति माह कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए, जिससे जो है वहाँ पर पाए जाने वाले जो भी परजीवी हैं वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाए। तो मुर्गियों को बाह्य परजीवी से बचाने के ये उपाय होते हैं।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गए होंगे। आगे है रानीखेत बीमारी की रोकथाम या बचाव किस प्रकार से करोगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपने अगर पहले रोगों में पढ़ा होगा तो आपको इसमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, अस्वस्थ मुर्गियों को स्वस्थ मुर्गी से अलग कर देना चाहिए। मुर्गीशाला की साफ सफाई कीटाणुनाशक दवा से करना चाहिए। तो पशु के रोग पढ़ाए थे ना मैं आपको, बिल्कुल सेम टू सेम है, उसी प्रकार से हम मुर्गियों की रोकथाम कर रहे हैं बीमारी की। मुर्गीशाला के बर्तनों को फिनाइल से धोना चाहिए। मरी हुई मुर्गी को गाड़ देना चाहिए या जला देना चाहिए। वहाँ पशु की बात कर रहे थे, हम मुर्गी की बात कर रहे हैं, बस इतना सा अंतर है। रानीखेत बीमारी का टीका लगवाना चाहिए और बीमारी की जो सूचना है वो निकट के चिकित्सालय में या पास के जो हॉस्पिटल है उसमें देना चाहिए। तो रानीखेत बीमारी की क्या रोकथाम क्या बचाव है, उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। आगे बर्ड फ्लू क्या है, इसके लक्षण लिखिए। देखिए आप लोग, देखो बर्ड फ्लू एक वायरस से फैलने वाली एक अति संक्रामक बीमारी है जिससे मुर्गियां बहुत तेज़ी से मरती हैं। बर्ड फ्लू बीमारी की खोज आपको पता है कि महाराष्ट्र में सन 2006 में की गई थी। और इसके जो लक्षण वो देखिए, सबसे पहला लक्षण है कि मुर्गियों के मुंह व नाक से लार आने लगती है। जब मुर्गियों को बर्ड फ्लू रोग फैलता है तो मुर्गियों के मुंह एवं नाक से क्या आने लगती है, लार आने लगती है। मुर्गियों की गर्दन मुड़ जाती है और मुर्गियों को क्या मार जाता है, लकवा मार जाता है। मुर्गियों को सांस लेने में बहुत दिक्कत आती है। मुर्गियों को लगातार दस्त होते हैं और भारी संख्या में मुर्गियों में मर जाती है, मुर्गियों की मृत्यु हो जाती है। पांचवा है, गर्दन एवं आंखों के पास नीला रंग उनका पड़ जाता है। तो ये बर्ड फ्लू बीमारी है जिसके महत्वपूर्ण लक्षण है। उम्मीद करता हूं सभी ने अच्छी प्रकार से इनको समझ लिया होगा। नेक्स्ट है रानीखेत बीमारी के लक्षण क्या होते हैं। सबसे पहला है बच्चों, मुर्गियों को सांस लेने में दिक्कत आती है। मुर्गियां मुंह खोलकर सांस लेती हैं। कैसे, मुर्गियां मुंह खोल करके सांस लेती हैं। तीसरा है, सांस लेते समय सीटी की आवाज़ आती है। जब मुर्गियां सांस लेती हैं तो कैसी आवाज़ आती है, सीटी की आवाज़ आती है। चौथा है, मुर्गियों को छींक आने लगती हैं। मुर्गियों की आने लगती हैं, छींक आने लगती हैं। मुर्गियां हाँपने लगती हैं बच्चों। मुर्गियों के सिर एवं गर्दन पर लकवा मार जाता है, टेढ़ा पड़ के रह जाता है उनका मुंह। और मुर्गियों को हरे पतले दस्त होने लगते हैं। ये रानीखेत बीमारी के प्रमुख लक्षण हैं, इनको अच्छी प्रकार से याद रखिएगा। आगे है रानीखेत और बर्ड फ्लू का उपचार। तो देखिए, रानीखेत का चूजों को एपिस्ट्रेन वैक्सीन लगवाना चाहिए। दूसरा है, प्रौढ़ मुर्गियों में मुक्तेश्वर वैक्सीन का टीका लगवाना चाहिए। तीसरा है, उन्हें पानी के साथ एंटीबायोटिक दिया जाना चाहिए। तो ये रानीखेत बीमारी का ट्रीटमेंट है। और बर्ड फ्लू का क्या है, समय समय पर मुर्गियों का परीक्षण करना चाहिए और संक्रमण फैलने पर मुर्गियों को जला देना चाहिए। तो ये आपका रानीखेत बीमारी का उपचार है। ठीक है, तो बच्चों ये सभी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। पूरे आईएमपी मैंने 20 चैप्टर तक करा दिए हैं। सबने अच्छी प्रकार से अगर वीडियो यहाँ तक देखा होगा तो उनको पता चलेगा होगा कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आपके आएंगे। तो इसलिए आप लोग याद रखें, एक एक चैप्टर से मैंने लगभग 4-4 क्वेश्चन, 3-3, 4-4 क्वेश्चन आपको लिए हैं। आपने इस चीज़ को अच्छी प्रकार से गौर भी किया होगा, अगर पूरा पढ़ा है, नोटिस किया होगा आपने इस चीज़ को कि मैंने एक एक चैप्टर से 4-4 क्वेश्चन लिए हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं। ऐसे वैसे क्वेश्चन मैं नहीं लिए हैं। यदि आपको PDF पूरा चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हैं। पूरा इसका PDF जो मैं आपको व्हाट्सअप के द्वारा, इसका ही नहीं, तीनों सब्जेक्ट का मैं आपको दे सकता हूँ। उसका थोड़ा सा जो है मैंने चार्ज रखा है, बस और कुछ नहीं है। बहुत सारे बच्चे चार्ज की वजह से नहीं ले रहे हैं। अगर किसी को ज़्यादा ही समस्या है तो मैं इसको चार्ज कम करके भी दे दूंगा। 1-2 दिन का समय है। अब हिंदी का पेपर है आपका कल, है ना, हिंदी का पेपर आप दे लीजिए। उसके बाद आपका पशुपालन का है जो मैंने आपको पूरा IMP करा दिया है। पूरे OT का वीडियो भी मैं इसके बाद लेके आ जाऊँगा। OT का वीडियो भी आपको मिल जाएगा इसके बाद, कोई दिक्कत वाली बात आपको है नहीं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग बेस्ट ऑफ लक कहूँगा मैं आपसे। अच्छी प्रकार से पढ़ें, मेहनत करें। अभी सोएं ना, सोना तो है ही नहीं है। जब तक एग्जाम है, जब तक किसी को सोना नहीं है, रात को मरते नहीं है बेटा। कुछ दिन अगर नहीं सोओगे तो मरेगा कोई नहीं, ध्यान रखें इस बात का। इसलिए आप लोग पढ़ें, मेहनत करें और अपना नाम रोशन करें, मेरा नाम रोशन और अपने गांव माता पिता का नाम ही रोशन करें। ठीक है बच्चों, चलिए इस वीडियो में इतना ही। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिए। कहीं भी यदि फिर भी किसी को समस्या है तो व्हाट्सअप नंबर मैंने दे रखा है 7224002628 पर आप कॉल या व्हाट्सअप करके आपकी समस्या निराकरण पा सकते हैं। दूसरी बात यह, किसी को PDF चाहिए तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर मुझसे PDF लीजिए। उसका थोड़ा सा चार्ज है, ये आपको पता होगा। जिसने पूछ लिया उसको पता है, जिसको नहीं पता है वो भी ले सकता है। ठीक है, चलिए बच्चों, इसमें इतना ही। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।